अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारा मौजू है जो एनपीआर होगा या एनआरसी होने वाला है, उसके लिए उससे मुतालिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट अगर वो काबिल कबूल होंगे तो उसकी प्रामाणिकता यानी उसकी सदाकत को किस तरह से वो लोग आकलन करेंगे, देखेंगे। ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एनपीआर और एनआरसी यानी कि भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी, सदाकत या प्रामाणिकता क्या रहेगी। इसमें जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि दो प्रकार के डॉक्यूमेंट काबिल कबूल रहते हैं जो माने जाते हैं। वो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया एक, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। ये दो केंद्र बिंदु है। पहला बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। अब डोमिसाइल के बारे में हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब आप कहेंगे कि डोमिसाइल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड भी आता है, पासपोर्ट भी आता है, तो हम इस आगे बात करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट में मैंने बताया था कि 1 जुलाई 1987 से या उससे पहले जो भी पैदा हुए हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट से नागरिकता साबित हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। फिर मैंने बताया था कि 2 जुलाई 1987 से लेकर के अब तक जो पैदा हुए हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा और डोमिसाइल के लिए कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। ये दूसरी बात हुई। अब कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जैसे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनकी पैदाइश 2 जुलाई 1987 उसके बाद की है। फिर उन बच्चों का नागरिकता कैसे साबित होगा? उन बच्चों का नागरिकता उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उनके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उनके दादा का भी डोमिसाइल डॉक्यूमेंट लगेगा। इस तरह से ये कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। अब ये तो बर्थ सर्टिफिकेट की बात तो सीधी सीधी समझ में आ गई। अब डोमिसाइल में क्या क्या है? डोमिसाइल में जो है वो है सील्ड पेपर है, यानी कि ज़मीन का केवाला जिसको बोलते हैं। ज़मीन से रिलेटेड जो रजिस्ट्री हुई है, जो पंजीकरण हुआ है, उसका दस्तावेज़ जो रजिस्ट्री 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का होना चाहिए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी। अब जिन लोगों के पास मान लीजिए कि केवाला है, तो केवाला का वो लोग सर्टिफाइड कॉपी अभिलेखागार से निकालवा लें, रिकॉर्ड रूम से, तो वो ऑथेंटिक कहलाएगा। अगर केवाला फर्जी केवाला आपने दे दिया बाप दादे का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी केवाला बना रखा है। जो पहले फिंगरप्रिंट नहीं होता था ज़मीन के खरीद बिक्री में रजिस्ट्री ऑफिस में, न ही बायोमेट्रिक के द्वारा फिंगरप्रिंट होता था, न ही आइरिश का फ़ोटो लिया जाता था, न ही कोई आधार कार्ड का कोई प्रोविज़न था। उस ज़माने में लोग किसी को भी गवाह के तौर पर खड़ा करके ज़मीन लिखवा लेते थे। तो अगर आपने जो दस्तावेज़ दिया, अपने बाप दादा का केवाला रखा हुआ है, उसको दे दिया, अगर वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होगा तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो सबसे पहले अभिलेखागार से उसका केवाला का आप रिकॉर्ड निकलवाइए। केवाला का रिकॉर्ड जो कैसे निकालेंगे? उस केवाला के अंदर में
केवाला नंबर होता है जिसको सेल डीड नंबर बोलते हैं, उसके साथ वॉल्यूम नंबर होता है, यानी उसको कौन से जिल्द में लिखा रहता है उसको जिल्द नंबर यानी वॉल्यूम नंबर बोलते हैं। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ उसमें पेज नंबर होता है, केवाला में लिखा रहता है, जो पहले का केवाला है जो हाथ से लिखा हुआ है, उसमें लास्ट में जो उसमें स्टाम्प लगा रहता है वहाँ पर आपको पेज नंबर भी रहेगा, केवाला नंबर रहेगा, दस्तावेज नंबर या केवाला नंबर लिख करके घसीट के लिखा रहता है। लेकिन जो लोग बार बार केवाला को देखते हैं उन लोगों को पता होता है, तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो केवाला नंबर हो गया, वॉल्यूम नंबर यानी जिल्द नंबर हो गया, उसके बाद पेज नंबर हो गया, फिर ईयर ऑफ द रजिस्ट्री, साल का रजिस्ट्री रहेगा, कौन साल में किस अनुमंडल स्तर में। जैसे एक ज़िला में 4 अनुमंडल होता है तो अनुमंडल वाइज रजिस्ट्री होती है और अनुमंडल वाइज उसको क्लासीफाई किया गया है, तो कौन से अनुमंडल में रजिस्ट्री हुई है वो आपको, ये 4 चीज़ अगर है आप ले करके आप अभी लेखागार में जाएंगे, वहाँ से आपको गवर्नमेंट का चार्ज है 30 रुपया मुआयना का। उसका केवाला जो पहले लिखा जाता था हाथ से, उसी का सेम बात सेम मैटर को देख करके हाथ से ही लिखा जाता था। उस ज़माने में न ही स्कैनर था और न ही आपका जो है ज़ीरॉक्स कॉपी मिलेगी किया हुआ, उसी को फिर से हैंड राइटिंग में लिख दिया जाता था। तो उसमें आपको खाता नंबर यानी अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, खाता नंबर समझिए, और खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर, उससे आप मैच कर लेंगे। फिर थाना नंबर होगा यानी रेवेन्यू थाना नंबर होता है, राजस्व थाना नंबर, वो मैच कर लेंगे। किसका नाम से खरीद बिक्री है उसमें लिखा रहता है, वो मैच कर, जब वो मैच हो जाएगा तो आप यानी उसमें अगर 5 पेज में 6 पेज में जितना निकलता है तो 9 रुपये पेज है, यानी अगर 5 पेज है 9 पंचे 45, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के लिए आपको 110 रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया कमीशन है। उसके बाद RTPS काउंटर पर जाएंगे। ये जो देखिए ये जो सेल डीड पेपर निकालने का जो प्रोविज़न है हर राज्य में बेसिक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मैं अभी जो इस संदर्भ में बता रहा हूँ वो बिहार के संदर्भ में बता रहा हूँ कि बिहार में RTPS कराना होता है, राइट टू पब्लिक सर्विस के तहत उसकी रसीद कट जाती है। फिर जब वो आप फाइलिंग हो जाएगा आपको वो बता देगा कैसे लिखा जाता है, तो आप उसको फाइल करके आप शाम तक में उसका नकल कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट का चार्ज है 215 या 230 इस तरह से लगेगा। अगर आपको कोई भी कर्मचारी अगर आपको घूस मांग रहा है या सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप सब रजिस्ट्रार से मिलेंगे, जो रजिस्ट्री ऑफिस में हेड होता है। मेन जो रजिस्ट्री ऑफिस का हेड होता है वो जिला कलेक्टर होता है। फिर आप जिला कलेक्टर को लिख करके देंगे। इसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी लेकिन आप घूस देने से बच जाएंगे। मैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र है खास करके नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत के जो भी लोग हैं जो ऑफिस में काम कराने के लिए जाते हैं उनसे हमारा अनुरोध ये है कि वो घूस दे करके काम न कराएं। घूस देने से काम नहीं होता है, काम जो प्रोसीजर होता है उसी के तहत होता है। हाँ, ये बात सही है कि आपको प्रोसीजर मालूम करने में आपको परेशानी होगी, वक्त लगेगा, लेकिन जब आपको प्रोसीजर मालूम हो जाएगा तो ये काम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने बताया कि केवाला को इस तरह से ऑथेंटिसिटी चेक कर लें। अगर आपके बाप दादा ने फर्जी केवाला रखा है, दूसरे का ज़मीन हड़प लिया, चूँकि ये बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, हम केवाला कैसे निकालेंगे उस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि जो 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का जो भी डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल में, पहला तो केवाला हो गया, दूसरा FIR कॉपी 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का होना चाहिए। ये 2 चीज़ हो गई। अब तीसरा जो है वोटर लिस्ट, अगर नाम सही है तो वोटर लिस्ट का सर्टिफाइड कॉपी आपको उसको निकालना पड़ेगा, जो भी है सर्टिफाइड कॉपी में। तो ये डॉक्यूमेंट मैं किरायानामा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आपको कि उस ज़माने में अगर किसी ने किरायानामा बनाया होगा तो किरायानामा जो जिसको बोलते हैं टेनेंट एग्रीमेंट या रेंटल एग्रीमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो
तो रेंटल एग्रीमेंट में मकान मालिक का साइन होता है और किराएदार का उसमें साइन होता है, उसमें किसी तीसरे वकील का भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा किरायानामा होगा जिसके अंदर केस फाइल हुआ होगा, कोर्ट में रिकॉर्ड होगा, तो वो भी चलेगा। लेकिन ऐसे अगर किरायानामा दे देंगे तो उसकी प्रमाणिकता को साबित करने के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। आप उसकी प्रमाणिकता को साबित कैसे करेंगे? तो केवाला के बारे में हमने बताया, FIR तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है वो थाने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, FIR की कॉपी आपको मिल जाएगी। वोटर लिस्ट जो होगा सर्टिफाइड कॉपी, वो भी एक प्रमाण हो जाएगा। वोटर लिस्ट अगर दिखा दे तो उसका सर्टिफाइड कॉपी लेना है, उस पर जो स्टाम्प लगेगा, जो रेवेन्यू स्टाम्प है वो लगा करके वो आपको देगा, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 3 जो है ना डोमिसाइल डॉक्यूमेंट में आते हैं। अगर आपने सपोज़ कि दादा के ज़माने का 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का आपने बाप या दादा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपने निवास प्रमाण पत्र दिया या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया, उसमें लिखा हुआ है अस्थाई, तो उस ज़माने में बहुत सारे स्टेट में हाथ से लिख करके ही प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे, इशू किए जाते थे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं आप साहब आप उसका कोई डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो है ना वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बोलेगा भाई ऑथेंटिसिटी सिद्ध नहीं होती है, ब्लॉक वाला लिख के दे देगा कि इसका अभिलेख हमारे यहाँ मौजूद नहीं है या इसका रिकॉर्ड हमारे यहाँ नहीं है, तो आप उस सूरत में फंस जाएंगे। जब से बिहार यूपी के अंदर या और भी स्टेट के अंदर में डिजिटलाइजेशन हो गया है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू करने का, तो उसका तो रिकॉर्ड है। लेकिन 1 जुलाई 1987 का या उससे पहले वो तो हाथ से लिख करके देते थे, स्टाम्प लगा करके। वो अगर वो रिकॉर्ड अगर है तो उसका एक सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल लीजिए कि हाँ ये ब्लॉक में रिकॉर्ड है। तो ये इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो FIR कॉपी है, कोर्ट का डिसीजन पेपर है और केवाला है या सेल पेपर है या जो है आपको केस का जो है ना डिसीजन लेटर होगा। तो इस तरीके का जो डोमिसाइल होगा वो उससे को रिलेट करेगा। अब आप कहेंगे कि मैं पाँचों के पासपोर्ट जो है ना इंडियन सिटीज़न का जो को प्रूफ करने को रिप्रेजेंट करता है, वोटर कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर में जो इस तरीके के वाक़यात हुए हैं कि जो समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से जो इतलात मौसूल हुई है, उसमें जो अदर कंट्री के लोग जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर के वोटर कार्ड भी बनवा लिए हैं, पासपोर्ट भी बनवा लिए हैं। तो जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उसकी आपको ऑथेंटिसिटी प्रूफ करनी होगी। चूँकि भारत सरकार तो मुझे तो नहीं लगता कि मान जाएगी। सिर्फ आप पासपोर्ट दे देंगे या वोटर कार्ड दे देंगे कि भाई मैं वोट देता हूँ, भारत का नागरिक हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड क्या है? वोटर कार्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आधार कार्ड दीजिए, लाइट बिल दे दीजिए, आपका वोटर कार्ड जो है ना बन जाएगा। चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी को वोट की ज़रूरत होती है, तो अगर आप वोटर कार्ड देंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि अपने बाप या दादा 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए। उससे पहले का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आपको अपने बाप दादा का या तो ज़मीन का पेपर देना होगा या वोटर लिस्ट देना होगा, या उस ज़माने में जो पासपोर्ट बना होगा आपके दादा का। पहले तो पासपोर्ट बड़े बड़े शहरों में बनता था, मुंबई में बनता था स्टार्टिंग में, बहुत पहले दिल्ली में बनता था, तो वहाँ से जारी किया होगा, हाथ से लिख करके रहता था। प्रिंटिंग का उतना एडवांसमेंट नहीं था, तो वो पासपोर्ट भी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको, चूँकि उसका रिकॉर्ड भारत सरकार के यहाँ है, तो कनेक्टिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर चाहते हैं कि ये सब झंझट से हम बच जाएं, कम से कम डॉक्यूमेंट देना हो, तो सबसे सरल ये है कि जो 1 जुलाई 1987 से पैदा हुआ है या उससे पहले, उसको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देना है और कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है इंडियन सिटीज़न प्रूफ करने के लिए। लेकिन जो बच्चे अभी 2 साल के हैं, उनके बाप का माँ का जन्म अगर 2 जुलाई 1987 या उसके बाद हुआ है, तो बाप और माँ का भी ये बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा।
फिर उनके दादा का भी लगेगा। जो बच्चे अगर 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए, उनके पेरेंट्स का यानी मदर और फादर का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 या उससे पहले है, तो वही उनको कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूफ करना होगा, तो वो साबित होगा। अब ये सवाल आता है कि अब भारत सरकार ये कहेगी, जैसे कि वोटर कार्ड बहुत सारे लोगों ने फर्जी तौर पे बना लिया, पासपोर्ट भी बना करके ये लोग रखे हुए हैं। चूँकि भारत सरकार जो है डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट कनेक्टिंग नहीं है, उतना एडवांस नहीं है कि कोई भी आदमी किसी भी स्टेट से अगर डॉक्यूमेंट बना ले तो उसका भारत सरकार के पास ये हो जाए। डिजी लॉकर में तो आज तक भारत सरकार ने वोटर कार्ड का उसमें प्रोसेस दिया ही नहीं, और पासपोर्ट का उसमें ऑप्शन ही नहीं है अभी तक। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि डिजी लॉकर में जो डिजिटलाइजेशन या डिजिटल इंडिया का एक मुहिम चल रहा है, उसके तहत डिजी लॉकर में भी उसको पासपोर्ट को दे, पासपोर्ट नंबर डाले, उसको फेच हो करके वो पूरा पासपोर्ट का डिटेल आ जाए। जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल आता है, जिस तरह से आधार कार्ड का डिटेल आता है, आधार नंबर मारने पर, पैन नंबर मारने पर पैन कार्ड का डिटेल आता है, ड्राइविंग लाइसेंस मारने पर ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल आता है। जिस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का अगर डिटेल लेना है तो जिस राज्य से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी किया गया वो राज्य सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप उसका जो है नंबर डाल दीजिए, जो भी पूछ रहा है, जो आपके जिस स्टेट का जो फॉर्मेट होगा उसी से रिलेटेड वो मांगेगा, फिर वो फेच करके वो सर्टिफिकेट अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो हमने जानने की और देखने की कोशिश की कि भारत सरकार उसमें वोटर लिस्ट और पासपोर्ट को डिजी लॉकर में नहीं रखा है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वोटर कार्ड और पासपोर्ट भी डिजी लॉकर में होना चाहिए। तो खैर अब तो डिजी लॉकर है, लेकिन उस ज़माने में डिजी लॉकर नहीं था। हम ये पासपोर्ट वोटर कार्ड की इसलिए आपको बात कह रहे हैं कि अगर वोटर कार्ड आपने दे दिया या आपने पासपोर्ट दे दिया, उससे आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं होगी, आपको कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाना ही होगा, तब जा कर के आप जो भारतीय नागरिक आप सिद्ध होंगे। इसमें जो भारत सरकार मुहिम चला रही है, बहुत सारे लोगों ने नाम बदल करके जो है इंडिया में रहना शुरू कर दिया है। तो इसमें कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो रूल के हिसाब से अगर सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सबको उसको फॉलो करना होगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं। ये नहीं कि साहब मोदी सरकार है तो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, हिंदू के फेवर में काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रूल आएगा तो उसमें हिंदू को भी जवाब देना होगा, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, मुस्लिम को भी जवाब देना होगा, सिख को भी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करना होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आप ये अगर बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने कहा कि 1 जुलाई 1987 या उससे पहले आप पैदा हो गए हैं, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपने अगर मान लीजिए कि प्रोड्यूस कर दिया तो आप तो इंडियन सिटीजन हो गए, दूसरे डॉक्यूमेंट के सिटीजनशिप प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है उस सूरत में। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको फिर ये पूछे जो एनपीआर डिपार्टमेंट है या एनआरसी डिपार्टमेंट, चूँकि एनपीआर डेटा को ही एनआरसी में कन्वर्ट किया जाएगा, कि आपने जो जारी किया तो वो तो विभाग से पूछेगी कि किस बेस पे किया, तो उसके पास वो बेस रहेगा। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर आपसे भी पूछ सकती है। तो जनरली जो बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी होता है, जिन लोगों का नहीं बना है, जो लोग 18 साल 20 साल 30 साल के हो गए हैं, तो उनको जो मेन जो आधार है बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का, वो हाई स्कूल का जो एडमिशन रिकॉर्ड है उसमें जो नाम और फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस जो दर्ज है, उसको वो पैड पर लिख करके देती है। स्कूल यानी हेड मास्टर अपने पैड पर लिख करके देते हैं। उसके बेस पर वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी, आंगनबाड़ी भी साइन कर दिया, मुखिया या वार्ड काउंसलर साइन कर दिया, शहर का या देहात, फिर पंचायत सचिव साइन कर दिया, तो उस पर तो निर्गत हो जाता है। लेकिन जो मेन आधार है वो स्कूल का रिकॉर्ड है। अब सवाल ये होता है कि फिर आप कहेंगे कि साहब जो पढ़े लिखे नहीं हैं फिर उसका कैसे होगा। अब जो लोग मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अब उसको तो या तो दूसरा डॉक्यूमेंट वो कहेगा कि गवाह लाओ,
18 साल होना चाहिए तुम्हारी पैदाइश के वक्त। अगर गवाह भी नहीं मिला तब क्या करेंगे? तब जो है वो वोटर लिस्ट का अगर बाप दादा का सर्टिफाइड कॉपी भी लगा देंगे तो उसको भी वो लोग आपको दिक्कत करेंगे। तब ये है कि आप वकील के थ्रू कोर्ट के अंदर केस फाइल करेंगे और कोर्ट से ऑर्डर कॉपी लेंगे, जो डिसीज़न होगा कोर्ट का वो ऑर्डर कॉपी लगा करके अप्लाई करेंगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बन गया फिर ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि भाई कोर्ट का ऑर्डर था, इसके आधार पर इन्होंने जारी किया। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो और जिन लोगों को भी बर्थ सर्टिफिकेट में बनने में दिक्कत है वो स्कूल का सर्टिफिकेट ले, अगर 5 क्लास भी पढ़े हैं तो वो भी प्राइमरी स्कूल के या 8 क्लास पढ़े हैं 7th क्लास तो मिडिल स्कूल के जो हेड मास्टर है वो लिख के भी दे देंगे तो उस आधार पर भी आपका जारी हो जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग वकील से राय लेंगे। वकील का जो नॉमिनल चार्ज होगा, हर तरीके के वकील होते हैं, वो प्रोसीजर बता देंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर करवाइए, कोर्ट का ऑर्डर कॉपी लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा तो उसको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का भी ऑथेंटिसिटी वो लोग जाँच भी करेगा तो डायरेक्ट बोलिए कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है तो वो जो है वैलिड है। तो आप इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करेंगे। अभी जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है तो सब लोगों की नज़र है कि भाई डॉक्यूमेंट किस तरह से हम बनाएं, किस तरह से बचें। बहुत सारे हमने जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही बोलते सुना कि जल्दी जल्दी कर करके बोल देते हैं कि ये लगेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट होगा तो किस प्रकार का होगा, किस नौइयत का होगा, ये भी उनको बताना चाहिए, तो वो लोग बताते ही नहीं हैं। तो जबकि बताना चाहिए था। तो आप मेन 2 ही डॉक्यूमेंट है, एक बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी हमने बताया कि किस तरह से उसकी ऑथेंटिसिटी आपको प्रूफ करना है, उसकी सदाकत किस तरह से प्रूफ करना है। तो वो जो जारी किया जाता है स्कूल के जो लेटर पैड हेड मास्टर या आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है उसके आधार पर भी हो जाएगा। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग 15 साल, 20 साल, 30 साल के हो गए हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, पढ़े लिखे हैं, तो वो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल से वो पैड पर लिखवाएं और पैड पर इंग्लिश में ही लिखवाएं। मैं इसीलिए इंग्लिश में बार बार कह रहा हूं कि ताकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी होने में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आप जैसे जेड से ज़हीर होता है, जे से जमील होता है, जमील के अगर आपने लिख दिया कि मेरा नाम मोहम्मद जमील है तो बहुत सारे स्टेट में मोहम्मद पूरा नहीं लिखता है, मोह कर देता है। अगर वो दिल्ली वाला स्टाफ अगर आ गया एंट्री करने के लिए उसमें सपोज, तो वो क्या करेगा, मौकार मोह को लिख देगा, मद लिख देगा, या जो है ना MO कर देगा उसको सीधे, तो वो सार्थक से निरर्थक हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए अपना मौकार मोह नहीं, पूरा नाम लिखें। अगर आपके एडमिशन रजिस्टर में बहुत सारा हिंदी मीडियम स्कूल जो होता है, तेलुगु मीडियम का हम नहीं कर सकते, तेलुगु के लिखने की अलग नौइयत होगी, लेकिन खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मोहम्मद सबके नाम पर था। चूँकि उस वक्त में जो ऊंचे जात के हिंदू लोग थे, ब्राह्मण लोभी थी, मोहम्मद की जगह मौका मोह कर दिया सबका कि चलो मोहम्मद हो गया, तो वहाँ तो मान लेता है, लेकिन बाहर वाले स्टाफ बहुत सारे जगह नहीं मानते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि मौकर मुँह अगर रजिस्टर में लिखा रहे, अगर हेड मास्टर कहे कि नहीं साहब हम MOHAMMAD मोहम्मद पूरा नहीं लिखेंगे, हम जो रजिस्टर है उसी को हम लिखेंगे, तब आप उस सूरत में वकील से मशवरा करके आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे। कोर्ट का ऑर्डर होगा, हेड मास्टर को वो लिख करके देगा, आपको वो रास्ता जो है ना बता देगा। अब मोहम्मद पूरा लिखा रहेगा तो पूरा ही आएगा। चूँकि ये जो ट्रेंड चला हुआ है MD वगैरह, चूँकि लोग विदेश जाते हैं जब पासपोर्ट बनाते हैं तो जनरली MD नहीं चलता है, वहाँ मोहम्मद पूरा लिखा रहता है। तो मैंने आपको ये बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डोमिसाइल में क्या क्या लगाएंगे, और ये भी बताया कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं साहब हमने फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, इस बेस पर जारी किया गया। जो लोग एकदम निपट जाहिल हैं, अब उन लोगों को क्या करना चाहिए,
उन लोगों को ये करना चाहिए कि वकील से मिल करके कोर्ट से ऑर्डर करा करके डायरेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए और ख़ुद से काम करें, दूसरे से पूछें, मशवरा लें, खुद से काम करें, किसी दलाल के चक्कर में ना रहें। तो बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जितने जीवित लोग हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके साथ जो है सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी, केवाला का सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। चूँकि केवाला घर में रखा हुआ है, वो केवाला को आप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, जिसको नकल कॉपी भी लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। तो सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए या एफआईआर कॉपी होना चाहिए या कोर्ट का डिसीजन पेपर, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अब रेंटल एग्रीमेंट को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें उसका रिकॉर्ड सरकार के यहाँ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ये मेन डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट के बेस पर आपको काम करना। अगर आपके पास पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़मीन है, तब तो सेल डीड पेपर से हो जाएगा। अब बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप पढ़े नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो आप कोर्ट से ऑर्डर करा करके बनवा लीजिए। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्कूल से जो लेटर पैड पर मिलता है वो तो उसका जीरोक्स दे दिए, ओरिजिनल अपने पास रखिए। तो ये सारी चीज़ें। अब जिन लोगों का मान लीजिए कि फादर मदर पढ़े लिखे हैं, तो फादर मदर अगर 1 जुलाई 1987 या उससे पहले एडमिशन हुआ है तो उनका भी एडमिशन रिकॉर्ड में किया है, हेडमास्टर से लेटर पैड पर लिखवा लीजिए इंग्लिश में, और अपना भी निकलवा लीजिए। तीनों को अपना लेमिनेशन करा करके रख लीजिए। ये ऑथेंटिक मेन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इसको वैलिड माना जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसके ज़रिए ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं होगी, बहुत दिक्कत होगी। या अपना पासपोर्ट दिखा दिया या अपना वोटर कार्ड दिखा दिया, नहीं हुआ। अब जैसे बहुत सारे विदेश के लोग पासपोर्ट भी यहाँ बना करके बैठे हुए हैं, अब किसको क्या खबर है, तो वो कनेक्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश के लिए कनेक्टिंग वो देखेगा ही। तो आपको हमारी वीडियो, मैंने आपको अभी बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डोमिसाइल में क्या क्या लगाना। मैंने और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं बताए, जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो हो सकता है, जो कर सकते हैं लोग, मैंने उसी को बताया। और इस जो एनपीआर होने, चूँकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया जो केवाईसी के लिए, जो उन्होंने फॉर्मेट तैयार किया है, तो बैंक के मैनेजर ने मुझसे बताया कि उसमें एनपीआर भी दे दिया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी दे दिया एक ऑप्शन, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब ऑप्शन है ना। एनपीआर ऑलरेडी बैंक में आ गया, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। गवर्नमेंट ने जब इस पर कानून बना दिया है, और अब भी 2011 के बाद 21 में सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है, मर्दमशुमारी नहीं हुआ है, अभी लेट चल रहा है। अगर होगा तो एनपीआर ही होगा। अब जिन लोगों को सरकार से लड़ना है वो लोग लड़े, लेकिन हमारा उन लोगों से यही विनती है कि जो अकल का तकाजा ये है कि अपना डॉक्यूमेंट बना के रख ले, आपकी मजबूती रहेगी। फिर सरकार से जब तक लड़ना है आप लड़ते रहिएगा, आलोचना करना है आलोचना करते रहिएगा, क्योंकि ये सरकार ये नहीं देखेगी कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। ये बात याद रखिएगा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमको बीजेपी छोड़ देगी, या मुसलमान समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार हमको डंटा करेगी, या ये देखना नहीं चाहती, लेकिन जब रूल अप्लाई होगा, रूल का एग्जीक्यूशन होगा, उसमें न हिंदू देखा जाएगा, न मुस्लिम देखा जाएगा, न क्रिश्चियन देखा जाएगा। ओनली रूल और सेट ऑफ क्राइटेरिया को ही फॉलो किया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी अपना जो केवाला वगैरह है वो निकलवा लीजिए, जो एफआईआर कॉपी है निकलवा लीजिए, स्कूल का जो रिकॉर्ड है, एडमिशन रिकॉर्ड है, उसके आधार पर निकलवा लीजिए कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड डेट ज़हीर। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सन ऑफ मुरीद is permanently resided so and so डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया बिहार, या जो भी है, और उसका his or her date of birth as recorded in admission register is इतना, he had taken admission on the basis of transfer certificate number इतना, dated इतना, he bears a good moral character, I wish him success in him her life every stages। और उसके बाद इसी तरह का मजमून रहेगा। इसको आप लेमिनेशन करा करके परमानेंट के लिए आप रख लीजिए, तो आपको जो है ना कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब ये एनपीआर का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अगर आपको नहीं भी मैंने इतना तोड़ के बताया, अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो,
तो आप हमें मेल कर सकते हैं mdnazrulhuda@hotmail.com। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8143432087। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और या व्हाट्सअप किसी से करवा सकते हैं। चूँकि मैंने व्हाट्सअप नंबर इसलिए बताया कि हर लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है कि वो मेल कर सके, या हर जगह कंप्यूटर लैपटॉप नहीं मिल पाता है, या जो ओल्ड एज लोग हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं है, लैपटॉप के बारे में मालूम नहीं है, तो वो हमें जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। हम उनका व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम उनको कॉल करके भी हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से आपको जो है अपना जो है NPR को और NRC को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको करना है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। जय हिंद।